और जब ये फ्रूटी को पिएंगे तब इस डिब्बे को ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। देखो इसको बाहर की तरफ खींचे। अब ध्यान से देखिएगा, ये अंदर की ओर क्यों गया? ये सतह है, इस सतह पर एयर कभी ऐसे फोर्स लगा रही है, इस सतह पर कभी एयर ऐसे फोर्स लगा रही है, इस सतह पर कभी एयर ऐसे फोर्स लगा रही है। सतह ऐसे है तो एयर फोर्स ऐसे लगा रही है, यानी एयर हर डायरेक्शन से फोर्स लगाती है। और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड, तो इसका एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फ्रीजर है और इस फ्रीजर के अंदर इस खाली बोतल को डाल दिया। आज हम बात करेंगे प्रेशर की, लेकिन प्रेशर पर चर्चा करने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। ये क्या है? फ्रूटी। आप सबने पी होगी इसे। अच्छा, अब हम इस फ्रूटी को पाइप से पी करके देखेंगे और बस ये देखेंगे कि इस डिब्बे को क्या होता है। नितेश इधर आना। सबसे पहले इसमें एक छोटा सा छेद करो। बस अब सही। हाँ, इसमें पाइप डालो। हाँ, अभी ये भैया इस फ्रूटी को पी करके दिखाएंगे। हाँ, पीना स्टार्ट करो नितेश, इधर सीधे खड़े होकर के। देखो इसकी जो डिब्बे की सतह है, इसे ध्यान से देखो। इसकी सरफेस को देखना, इसकी सरफेस आप देख रहे हो, इसकी सरफेस कैसी हो रही है? अंदर की तरफ धंस रही है। धंस रही है या नहीं? क्यों धंस रही है ये अंदर की तरफ क्यों पिचक रही है? यहां पर ये इस पर कौन दबाव डाल रहा है? ये तो जो है इसको यहां से पकड़े हुए हैं इन खांचों से, तो अंदर यहां से तो ये पकड़े नहीं है, तो क्या ये जो है इसको पिचका रहे हैं? ये तो नहीं पिचका रहे, तो फिर ये पिचक क्यों रहा है? एक बार फिर से पी करके दिखाओ। हाँ, और देखो ये चारों तरफ से पिचक रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, और यहां से भी। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ये पिचक रहा है, ये अंदर की तरफ धंस रहा है, इसका मतलब इसकी सतहों पर कोई फोर्स लगा रहा है। इसकी सतहों पर कौन फोर्स लगा रहा है? क्या इसकी सतह पर कोई मैग्नेट फोर्स लगा सकती है? क्या ये मैग्नेटिक मटेरियल है? नहीं, तो फिर क्या कोई ग्रेविटी इस पर फोर्स लगा रही है? अर्थ की ग्रेविटी तो नीचे होती है, लेकिन इसकी सतह तो अंदर पिचक रही है। कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है यहां पर? इसे तो मैंने चार्ज किया नहीं है, तो फिर इसके सरफेस के कांटेक्ट में आसपास कौन है? इसके सरफेस के सतह के आसपास कौन है? हवा है, तो इसका मतलब हवा ही इस पर फोर्स लगा रही होगी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। चलिए एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जाओ सर। हाँ, इसमें पीछे। हाँ, ये आप सबने देखा है, ये क्या है? हैं? ये इंजेक्शन है। इंजेक्शन तो इसके अंदर भरते हैं तब ये इंजेक्शन बनता है। ये सिरिंज है और इसकी नीडल मैंने निकाल दी है, ठीक है। इसके यहाँ पर एक छेद है, इस छेद को मैं अपने अंगूठे से बंद कर रहा हूँ, अंगूठे से दबा रहा हूँ, और यहाँ पर ये पिस्टन लगा हुआ है। इस पिस्टन को मैं खींचूंगा, फिर आप देखना क्या होता है। सभी का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। मैं इसे खींच रहा हूँ, ये पिस्टन है, पिस्टन को खींच रहा हूँ, इसको बाहर की तरफ खींचा। अब ध्यान से देखिएगा, ये अंदर की ओर क्यों गया? एयर प्रेशर। अभी हम फोर्स पे बात करते हैं।
प्रेशर हम नहीं जानते हैं, ये अंदर की तरफ मोशन किया और अंदर की तरफ मूव हुआ, इसका मतलब इसका वो किसी ने फोर्स लगाया, किसने फोर्स लगाया होगा, इसके सरफेस के कांटेक्ट में कौन है? वेरी गुड, तो एयर ने इस पर फोर्स लगाया होगा। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे पकड़ लें तब भी क्या एयर फोर्स लगाएगी? उल्टा ऐसे पकड़ लिया, अभी भी जो है एयर फोर्स लगा रही है। अब ये इधर से इधर गया, इसको अगर मैं ऐसे पकड़ लूं और अब इसे ऊपर की तरफ खींचूं, अब छोड़ रहा हूं मैं इसे, अब एयर ने किधर से किधर फोर्स लगाया? ऊपर से नीचे फोर्स लगाया। अच्छा, अगर मैं ऐसे इसको पकड़ लूं और फिर नीचे पिस्टन को खींचूं और छोड़ूं, तो इस बार एयर ने फोर्स किधर से किधर लगाया? नीचे से ऊपर लगाया। ये सतह है, इस सतह पर एयर कभी ऐसे फोर्स लगा रही है, इस सतह पर कभी एयर ऐसे फोर्स लगा रही है, इस सतह पर कभी एयर ऐसे फोर्स लगा रही है। सतह ऐसे है तो एयर फोर्स ऐसे लगा रही है, यानी एयर हर डायरेक्शन से फोर्स लगाती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, हर डायरेक्शन से फोर्स लगाती है। अगर इस फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दिया जाए, किससे डिवाइड कर दिया जाए? हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। हाँ, मान लेते हैं एयर के द्वारा जो फोर्स है वो F है, और ये जो सरफेस है इसका एरिया A से डिनोट कर दे रहे हैं, A से डिनोट करना है, तो जो हमें प्राप्त होगा उसे हम कहते हैं प्रेशर। क्या कहते हैं? प्रेशर। हाँ, तो प्रेशर इक्वल टू, मैंने क्या बताया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। पास्कल होती है। पास्कल क्यों होती है? हाँ, क्योंकि पास्कल ने प्रेशर के बारे में बताया। अच्छा, पास्कल के अलावा कोई और भी यूनिट होती है? हाँ, पास्कल ने प्रेशर के बारे में बताया था, वेरी गुड। इसके अलावा कोई और भी यूनिट होती है क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी यूनिट हो सकती है? न्यूटन पर इंच स्क्वायर भी हो सकती है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर भी हो सकती है। देखो, हम प्रेशर की यूनिट कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम यूनिट ऑफ प्रेशर की बात करें तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ये हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। और एरिया की यूनिट क्या होती है? बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, इंच स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, तो हम अभी मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर की क्या यूनिट बनी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकती है, न्यूटन पर इंच स्क्वायर भी हो सकती है, लेकिन जो एसआई यूनिट होती है प्रेशर की, एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हमें एसआई कहते हैं या पास्कल कहते हैं। अच्छा, तो हमारे आसपास जो एयर होती है ना, वो नॉर्मली कितना प्रेशर लगाती है मालूम है? सामान्यतः वायुमंडलीय दाब कितना होता है मालूम है? जो नॉर्मल एयर प्रेशर या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हमारे आसपास, वो होता है 10 की पावर 5 पास्कल, या आप इसे 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। टेन की पावर 5 का क्या मतलब है प्रतीक? 10 को
10 को 5 बार लिखो और मल्टीप्लाई कर दो। 10 की पावर 5 का मतलब होता है 10 को हम 5 बार लिख दें और 10 को 5 बार लिख करके जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन के आएंगे, कितने जीरो आएंगे बेटा? 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 कितना होगा? 100 इंटू 10 कितना होगा? हाँ, इस तरीके से हम जो है 1000 इंटू 10 करेंगे तो 10,000 आएगा और 10,000 इंटू 10 करेंगे तो क्या आएगा? 1 लाख। तो 10 की पावर 5 का मतलब होता है 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको फोर्स को फील करना सिखाया था कि 10 न्यूटन का फोर्स 1 किलोग्राम बाट जो अपना वेट हम पर लगाती है वो होता है 10 न्यूटन फोर्स। इसी तरीके से ये 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस प्रेशर को कुछ आप फील कर पाओगे क्या? क्या इसका मतलब समझते हो क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब जानते हो? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 लाख न्यूटन अपॉन पर मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब होगा 1 मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है? हाँ ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। 1 लाख न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर का मतलब यह है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का कोई सरफेस एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 1 लाख न्यूटन का। वो फोर्स कितने न्यूटन का लगेगा? 1 लाख न्यूटन का। टेन की पावर 5, 1 लाख न्यूटन, 1 के आगे 5 जीरो लिखने में बहुत टाइम लग जाता है ना हमको, इसलिए 1 लाख न्यूटन को हम 10 की पावर 5 न्यूटन ऐसे लिख देते हैं। ठीक है? अच्छा, ये दरवाजा खोल दो, मस हो रही है बहुत। अच्छा, और ये वाला दरवाजा भी खोल सकते हो। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया पर कितना एयर फोर्स लगाती है? जैसे 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया पर 10 की पावर 5 न्यूटन एयर का फोर्स होता है। किसका फोर्स होता है? एयर का। हाँ, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर एयर कितना फोर्स लगाती है ये आप फाइंड कर सकते हो क्या? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो कैसे आप मीटर 100 सेंटीमीटर, तो कैसे आप जो है मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे? मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। देखो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये बता सकते हो? मैथमेटिक्स में आप इक्वेशन सॉल्व करते हो तो उस वक्त कई बार आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने की ज़रूरत पड़ती है। जो स्टूडेंट्स 8th में 9th में होंगे वो इस बात को जानते होंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे अगर हम तो क्या होगा? 1 मीटर को 1 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड में और 100 सेंटीमीटर को 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर कर किया, केवल एक तरफ तो किया नहीं, दोनों तरफ इसलिए किया जिससे कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों का बैलेंस बना रहे, दोनों चीजें इक्वल में बनी रहे। हाँ, 1 मीटर इंटू 1 मीटर क्या होगा? 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया और मीटर का मीटर से मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर आया। इसी तरह 100 इंटू 100 क्या होगा? 10,000 होगा और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया पर 10 की पावर 5 न्यूटन का एयर फोर्स लगता है। अगर हम 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया लें तो उस पर भी एयर कितने न्यूटन का फोर्स लगाएगी? हाँ, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर और 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एक ही बात है या नहीं?
1 मीटर स्क्वायर और 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर मैंने अभी फाइंड किया कि 1 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। इसलिए 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर भी 10 की पावर 5 न्यूटन का एयर का फोर्स लगेगा। और अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर एयर के फोर्स की बात करें तो वो कितना होगा? अगर 5 पैकेट में 100 चिप्स के टुकड़े निकलते हैं तो एक पैकेट में कितने चिप्स के टुकड़े निकलेंगे? हाँ, कैसे बताया? 100 को 5 से डिवाइड करके। इसी तरीके से क्या है कि अगर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया पे 10 की पावर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर जो फोर्स लगेगा वो 10 की पावर 5 अपॉन 10,000 न्यूटन का फोर्स लगेगा। इसे हमने यूनिटरी मेथड से फाइंड किया है। अच्छा, 10 की पावर 5 का मतलब आप समझते हो, 1 के आगे 5 जीरो, 1 2 3 4, एक ज़्यादा हो गया और 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। क्या आया? 10। यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया पर कितना फोर्स लगता है? 10 न्यूटन का फोर्स लगता है। वो किताब कहाँ गई? ये रही, देखो ये एक बुक है और इस पर क्या कर रहा हूं कि मैं एक स्क्वायर बना रहा हूं और उस स्क्वायर की साइड 1 सेंटीमीटर रखूंगा। ये मैं स्केल से नाप लेता हूं। हाँ, इस बुक के ऊपर ये ब्लैक कलर की सरफेस देख सकते हो ना, ये कौन सी शेप में है? स्क्वायर की शेप में है और इसकी जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है। तो इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा? हाँ, 1 into 1 कितना आएगा एरिया? इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? क्योंकि इसकी साइड 1 सेंटीमीटर है और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड, तो इसका एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया कितना होगा? इस ब्लैक कलर के मार्क का सरफेस एरिया कितना होगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 10 की पावर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो सॉरी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अच्छा, मैं अगर इस किताब की बात करूं, इस किताब पर कितना फोर्स लग रहा है ये अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बेटा इस किताब की लेंथ और ब्रीथ नापना। लेंथ कितनी है बेटा? 26 सेंटीमीटर। ब्रीथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ओके, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला मालूम है? ये बुक की जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, बोलो, लेंथ इनटू ब्रीथ। एल की जगह पर 26 पुट किया, ब्रीथ की जगह पर 20 पुट किया, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर? 520 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट। तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 520 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 520 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया पर कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 520 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा? 5200। वेरी गुड। आप लोगों ने क्या किया? 520 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया? 5200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यानी कि ये जो हमारी किताब है जिसका कि सरफेस एरिया 520 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस पर 5200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इतना ज्यादा न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और इतने ज्यादा न्यूटन का फोर्स लगेगा तो ये तो
पीछे कहीं चली जानी चाहिए थी। और इतने ज़्यादा न्यूटन की बजाय केवल अगर 10 न्यूटन का भी इस पर फोर्स लगे, जो कि इतने से स्क्वायर पर लग रहा है, तो इतने में ही पीछे जो है दीवार में धक्का खा करके टकरा जानी चाहिए थी। तो ये पीछे क्यों नहीं गई? और इतना फोर्स एयर लगा रही है इसे सामने से, तो पीछे से सर सारी जगह से लगा। हर डायरेक्शन से। वेरी गुड। अभी आप लोगों ने देखा था ना, जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो एयर इधर से ही फोर्स लगाती है, एयर इधर से ही फोर्स लगाती है, एयर ऊपर से नीचे भी लगाती है, एयर हर तरफ से फोर्स लगाती है। तो इस सरफेस पर एयर जितना फोर्स इधर से लगा रही है, 5200 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रही है, तो इस सरफेस पर भी तो 5200 न्यूटन का फोर्स इधर से ऐसे लग रहा होगा। दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट। अपोजिट है। मैग्नीट्यूड कैसा है? इक्वल। नेट फोर्स कितना है? 0। और कल हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ा था कि इफ रिजल्टेंट और नेट फोर्स इज 0 देन द ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। शुरुआत में ये रेस्ट में है और नेट फोर्स 0 है, तो बाद में भी ये रेस्ट में ही रहेगी, है ना, क्योंकि फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए इस पर नेट फोर्स 0 है और इसलिए ये मूव नहीं कर रही, रेस्ट में है। ठीक है, अच्छा। तो इतनी बात हमें समझ में आई। अब वापस से हम उसी पर जाते हैं जो हमने स्टार्टिंग में ये लिया था। देखो भाई, अगर हम इस छेद को बिना दबाए खींचे, इस छेद को बिना दबाए पिस्टन खींचें, पिस्टन मैं खींच रहा हूं, अब मैंने इसे छोड़ा, ये अंदर गया, हाँ, एयर कैसी हो गई? क्लोज हो गई, एयर क्लोज। वैक्यूम क्रिएट नहीं हुआ सर उसके अंदर से। उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट नहीं हुआ। वेरी गुड। हाँ, और बताओ ये अंदर क्यों नहीं गई? क्या अब एयर ने फोर्स लगाना बंद कर दिया क्या? क्या अब एयर फोर्स नहीं लगा रही इधर से इधर, धक्का नहीं दे रही इसे? अगर एयर इधर से इधर अभी भी धक्का दे रही है तो फिर ये अभी भी अंदर जाना चाहिए था। एयर उसके अंदर है, वो भी फोर्स लगा रही है। वेरी गुड, क्योंकि अब मैंने ये छेद खोल दिया है, तो बाहर की जो एयर है वो इस सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर गई, एंटर कर गई। ठीक है, तो इस सिलेंडर की जो एयर है उसका भी जो प्रेशर होगा वो 10 की पावर 5 न्यूटन होगा, और बाहर इधर जो एयर है उसका भी जो उसका भी फोर्स 10 की पावर 5 न्यूटन होगा, और बाहर जो एयर है उसका भी फोर्स 10 की पावर 5 न्यूटन होगा। दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं इस वक्त, इस वजह से ये अंदर नहीं गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे दबा करके खींचता हूं, देखो अभी इसके अंदर वैक्यूम अभी भी नहीं है, इसके अंदर अभी भी थोड़ी सी एयर है। देखो ये छोटा सा पाइप इसके अंदर अटैच है, इसके साथ अटैच है आगे, इसके अंदर कुछ तो एयर भरी होगी। जब मैं ये अंगूठा दबा रहा हूँ, अंगूठे से इसे दबा रहा हूँ, तो इसके अंदर तो चलो पिस्टन डला हुआ है और वो इधर एयर नहीं आ पा रही है, लेकिन इसमें तो एयर होगी, इसमें तो इस पाइप में तो एयर होगी। जब मैं इस पिस्टन को बाहर की तरफ खींच रहा हूं, तब क्या हो रहा है? अंदर वैक्यूम नहीं क्रिएट हो रहा। देखो अभी इसको छोड़ूंगा तो ये अंदर की तरफ पुश हो जाएगा पिस्टन। ये जो इसके अंदर एयर है ना, इस छोटे से पाइप के अंदर, वो एयर सिलेंडर के अंदर फैलने लगेगी। सिलेंडर के अंदर और स्पेस और वॉल्यूम और आयतन मिल जाएगा फैलने के लिए एयर को, हवा को। एयर अब जो है ज़्यादा वॉल्यूम में फैली हुई है।
एयर के मॉलिक्यूल्स अब दूर दूर होंगे, तो जब एयर सिलेंडर के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम में फैल रही है ना, तो इसके अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो रहा है, इसके अंदर का प्रेशर लो हो रहा है, और बाहर का जो प्रेशर है वो उतना ही बना हुआ है। बाहर का प्रेशर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर हाई प्रेशर है, और यहाँ एयर फैली, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से एयर फैली तो प्रेशर लो हो गया, जिस वजह से ये पिस्टन अंदर की ओर जा रही है। बाहर हाई प्रेशर है, अंदर लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर बाहर होने की वजह से ये अंदर की ओर जा रही है। अच्छा, अगर मैं एक काम करूं कि पहले इसको ऐसे बाहर की तरफ खींच दूं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका छेद बंद कर रहा हूं और पिस्टन को अंदर की तरफ दबा रहा हूं। अब मैं छोड़ रहा हूं इसको। अब ऐसे धक्का किधर की साइड लगा? बाहर की साइड। फिर से करके दिखाऊं? आप लोग भी कर सकते हो इसे। हाँ, पकड़ो। पकड़ो। जैसे यहाँ इस छेद को मैंने अंगूठे से बंद किया, ठीक है, और इसे अंदर की तरफ जो है दबाया। मुश्किल से दब रहा होगा, बाहर की तरफ कोई फोर्स लगा रहा होगा, और फिर आप इसको छोड़ रहे हो, तो अब इसे बाहर की तरफ बाहर की तरफ ये धक्का खा रहा है, इधर की ओर मूव कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर एयर को बाहर निकलने की जगह नहीं, तो सर वो उसे हाँ। पीछे धक्का दे रहा है, तो उससे एयर कंप्रेस हो रही है। एयर कंप्रेस हो रही है, हाँ, तो एयर कंप्रेस हो रही है, तो है ना, एयर के मॉलिक्यूल और पास आ रहे हैं। हाँ, हाँ। उन्हें जगह नहीं मिली, तो हाँ। दोबारा अपनी हाँ। जगह बनाने के स्विच को धक्का। हाँ, देखो अभी इस स्थिति में क्या है कि ये पिस्टन कहीं मूव नहीं हो रही। एयर इधर से 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर इधर भी है, और इस सिलेंडर के अंदर भी जो प्रेशर है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का है। दोनों तरफ से प्रेशर अभी बराबर है, इसलिए ये पिस्टन कहीं मूव नहीं हो रही। लेकिन जब मैं ये छेद बंद करता हूँ तो इस एयर के मॉलिक्यूल्स, सही कहा, पास पास आ जाएंगे। मतलब इसके अंदर की जो एयर है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि सिलेंडर अब छोटा रहेगा, इसके अंदर की एयर का वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होने से अंदर का प्रेशर अब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं रहेगा, अब बढ़ जाएगा वॉल्यूम कम होने की वजह से। अब इसके अंदर का प्रेशर हाई है और जो बाहर का प्रेशर है वो लो है। अंदर हाई प्रेशर है अभी और बाहर लो प्रेशर है, जिस वजह से जब मैं इस पिस्टन को छोड़ूंगा तो अभी ये बाहर की तरफ मूव हो रहा है। अंदर हाई प्रेशर था और बाहर लो प्रेशर था, तो यानी वॉल्यूम कम करने पर प्रेशर हाई हो जाता है, और वॉल्यूम को बढ़ाने पर अंदर की एयर का प्रेशर अब कैसा हो गया? अंदर की एयर का प्रेशर, सिलेंडर के अंदर का एयर का प्रेशर कितना हो गया? लो हो गया। लो हो गया, और बाहर की तो उतना ही बना है, मतलब हाई है बाहर का प्रेशर अंदर वाले के कंपेरेटिवली, तो जिस वजह से ये अंदर जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखो कि अगर एयर का वॉल्यूम कम होगा तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, और एयर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। ठीक है? अच्छा, एक बात और समझो। जैसे अभी छेद बंद करके मैंने इसे खींचा, अंदर का प्रेशर कैसा है? सिलेंडर के अंदर का प्रेशर कैसा है?
सिलेंडर के अंदर का प्रेशर कैसा है? लो है। और बाहर का प्रेशर कैसा है? हाई है। अब मैं इस छेद को खोल देता हूँ, एक सेकेंड, हाँ खोल दिया। अब मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अब ये पिस्टन अंदर नहीं गया। क्यों नहीं गया? एयर इसमें से बाहर निकली है। Sir, yeah, inside होगी इसके। एयर इसके अंदर इंसर्ट हो गई। देखो अभी इस स्थिति में क्या है कि इस पाइप के अंदर एयर भरी हुई है। जब मैंने इसे खींचा तो पाइप के अंदर की एयर फैल गई और जिस वजह से वॉल्यूम कम वो एयर का वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। और एयर का वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर, एयर का वॉल्यूम बढ़ गया है ना, एयर का वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने पर प्रेशर कम हो जाता है, तो अंदर का प्रेशर कम हो गया, प्रेशर लो हो गया। अभी अगर मैं पिस्टन को छोड़ रहा हूँ तो ये अंदर की ओर जा रही है क्योंकि अंदर का प्रेशर लो है। अंदर का प्रेशर क्या है? लो है। लेकिन जब मैंने एक सेकेंड, हाँ, जब ये मैंने छेद खोला, छेद खोलने पर यहाँ से एयर अंदर एंटर हुई। एयर एंटर हुई, एयर के मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ गई और मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ने पर जो लो प्रेशर था वो फिर से हाई हो गया। हाई हो गया जिस वजह से लेफ़्ट साइड में भी हाई प्रेशर है, राइट साइड में भी हाई प्रेशर है। ये पिस्टन कहीं नहीं जा रहा है। आप इसे अपने हाथ से करके देखो। हाँ, पहले तो इसको अंदर डाल दो। हाँ हाँ, खींचो। हाँ, अभी ये अंदर की तरफ भाग रहा है। हाँ, अभी ये अंदर की तरफ क्यों भाग रहा है? क्योंकि इसके सिलेंडर के अंदर लो प्रेशर है, ठीक है, और बाहर हाई प्रेशर है, जिस वजह से एयर इसे अंदर की ओर धक्का लगा रही है। अच्छा, अब ये छेद को खोलो। आपने अपने अंगूठे के पास महसूस किया होगा कि एयर के पार्टिकल्स अंदर एंटर हुए हैं। तो इससे क्या समझ में आया? जब मैंने ये पाइप खोला तो एयर के मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर हुए। एयर के मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर हुए तो लो प्रेशर से वापस हाई प्रेशर हो गया। यानी मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। अगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। ये बात समझ में आई आपको? अभी तक आपने 3 चीज़ें सीख ली हैं कि अगर एयर का वॉल्यूम कम होगा तो एयर का प्रेशर हाई होगा। अगर एयर का वॉल्यूम लो होगा तो एयर का प्रेशर, हाँ, और एयर का वॉल्यूम हाई होगा तो प्रेशर लो होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि ये आंधी तूफान क्यों आते हैं? कल शाम को आंधी आई थी, सुबह भी बहुत तेज तेज हवा चल रही थी। ये आंधी तूफान क्यों आते हैं मालूम है आप लोगों को? जब किसी कारणवश किसी एक जगह के का किसी एक जगह का प्रेशर हाई हो जाता है और दूसरी जगह का प्रेशर लो हो जाता है, तो एयर जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाली जगह पर मूव करती है। जैसे अभी ये पिस्टन खींचने से इस सिलेंडर के अंदर का एयर प्रेशर कैसा हो गया? लो हो गया। और जैसे ही मैंने ये अंगूठा हटाया तो इसमें से एयर एंटर हुई, तो एयर बाहर हाई प्रेशर था और पिस्टन खींचने से प्रेशर लो हो गया अंदर। तो एयर कहाँ से कहाँ एंटर हुई? हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। ऐसे ही जब हमारे पृथ्वी पर किसी एक जगह का प्रेशर हाई हो जाता है और दूसरी जगह का प्रेशर लो हो जाता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर
भागती है, जिस वजह से आंधी और तूफान आते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाने की वजह से जो है एक जगह का प्रेशर हाई हो जाता है और दूसरी जगह का प्रेशर लो हो जाता है। हम एक और जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, उसके लिए हमें फ्रीज चाहिए होगा। तो हम उस एक्सपेरिमेंट को इस वीडियो में देखेंगे। अभी हम एक वीडियो दिखाएंगे, उसमें टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने से प्रेशर चेंज होगा। देखो, ये एक बोतल है, इस बोतल को हम फ्रीज में रखेंगे। ये फ्रीजर है और इस फ्रीजर के अंदर इस खाली बोतल को डाल दिया। अच्छा, बोतल को फ्रीजर में डालने के बाद बोतल का क्या होगा? बोतल का टेम्परेचर कैसा होगा? कम होगा, बोतल ठंडी होगी। 5 मिनट बाद ये बोतल को बाहर निकाला फ्रीजर में से, आप देख रहे हो कि ये बोतल पिचक गई है। क्यों? क्या पिचकी हुई डाली थी? बोतल तो जो है फूली हुई डाली थी, ये बोतल पिचक गई। अच्छा, आगे देखते हैं इसमें क्या दिखाया गया है। हाँ, अब ये एक बर्तन है जिसमें गर्म पानी भरा हुआ है और इस बोतल के ऊपर हम इस गर्म पानी को डालेंगे, देखते हैं क्या होता है। क्या देख रहे हो आप? फूल नहीं। ये बोतल वापस से पहले की तरह फूल गई। गर्म पानी डालने से ये बोतल फूल गई। इससे क्या कंक्लूजन निकला? जब फ्रीजर में डाली थी खाली बोतल, तो बोतल कैसी हो गई थी? पिचक गई थी। और जब फ्रीजर से बाहर निकालकर और उस पर गर्म पानी डाला गया, तब बोतल फूल गई, अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया। फिर से देखते हैं। ये बोतल है, इसको फ्रीजर में डालना है। पाँच मिनट का इंतजार करेंगे। ये सब एक्सपेरिमेंट आप घर पे जाके करोगे, ये फ्रूटी पी करके देखोगे। ये फ्रूटी वगैरह सब इजीली अवेलेबल है आप लोगों को, ये सब तो आप कर सकते हो ना। ये बोतल आपको आसानी से मिल जाएगी। बोतल ठंडी हो गई है, बोतल का टेम्परेचर कम हो गया है, बोतल पिचक गई है। बोतल पिचक गई है, इसका मतलब बाहर से किसी ने फोर्स लगाया है। फोर्स लगाया है बाहर से, तो इसका मतलब एयर का फोर्स लगाया है, एयर का प्रेशर कम या ज़्यादा हुआ है। बोतल के अंदर का प्रेशर कैसा हो गया? क्योंकि बोतल अंदर की तरफ पिचकी है, तो बोतल के अंदर का प्रेशर कैसा हो गया? लो। यानी टेम्परेचर कम होने पर प्रेशर लो हो जाता है। जब इस बोतल का टेम्परेचर, इस बोतल के अंदर जो एयर भरी थी, उसके अंदर भरी एयर का टेम्परेचर कम हो गया, तो प्रेशर अंदर का लो हो गया, जिस वजह से बोतल पिचक गई। अच्छा, और फिर जब इस पर गर्म पानी डाला, तो एयर के वो बोतल के अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस गर्म पानी के संपर्क में आए होंगे। क्यों आए होंगे? क्योंकि
ये जो इसके अंदर के एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, वो इस बोतल की सरफेस से टकरा रहे होते हैं। तो जब इसकी सरफेस गर्म पानी की वजह से गर्म होगी तो इसके अंदर की एयर भी गर्म हो जाएगी, और एयर गर्म होने पर अंदर का प्रेशर कैसा हो गया? हाई हो गया। यानी अगर एयर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर का प्रेशर हाई होता है। तो कुल जमा बात यह है कि टेम्परेचर कम होने पर प्रेशर कम होता है, और टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ता है। अच्छा, एक बात बताओ कि एयर फोर्स लगाती ही क्यों है? बताओ। पार्टिकल्स हर जगह घूमते हैं। हाँ हाँ, शाबाश। और कोई? इन्होंने बहुत सही बात कही। जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो रैंडम इधर से उधर घूमते रहते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, 1 साल का 2 साल का बच्चा है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और वो चिल्लाएगा मम्मी मम्मी, और मम्मी को इधर उधर आँख ढूंढेगा, कहाँ है मम्मी, कहाँ है, तो वो जो है दीवार से टकराएगा इधर उधर जो है। तो जब वो दीवार से टकराएगा तो दीवार पे फोर्स लगाएगा। इसी तरीके से जो है आप ऐसे समझ लो, जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अंधे बच्चे हैं और वो रैंडम मोशन करते रहते हैं और ये वॉल से टकराते रहते हैं। वॉल से टकराने के कारण वॉल पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है। अब एक बात बताना, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर सीखा कि वॉल्यूम कम होने पर प्रेशर बढ़ जाता है। अभी ये बड़ा हॉल है, अगर एक छोटे से कमरे में आप सबको बैठा दिया जाए और फिर आप सबके जो है आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और कहा जाए कि दौड़ लगाओ, घूमो फिरो, जो करना है सो करो, तो छोटा कमरा है और आप आंखों में पट्टी बांध करके दौड़ लगाओगे तो दीवारों से टकराओगे, और धीमे धीमे टकराओगे छोटे कमरे में, या ज़्यादा तेज से टकराओगे? तेज टकराओगे, क्योंकि छोटा कमरा है, वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम होने की वजह से ज़्यादा टकराओगे आप कमरे में, और इसलिए कमरे की वॉल्स पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा क्योंकि ज़्यादा टकरा रहे हो। तो इसलिए वॉल्यूम कम होने पर प्रेशर बढ़ जाता है। वॉल्यूम कम होने पर एयर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा टकराते हैं वॉल से, और इस वजह से एयर का प्रेशर बढ़ जाता है। ये बात समझ में आई? और अगर जो है आपको इससे ही बड़े हॉल में डाल दिया जाए और फिर से आपकी आंखों पे पट्टी बांध करके वो कहा जाए घूमो फिरो, दौड़ो भागो, तो आप क्या पहले जितना टकराओगे? पहले जितना वॉल से टकराओगे? नहीं टकराओगे, तो फिर जो है वॉल्स पर प्रेशर कम लगेगा। तो इसलिए वॉल्यूम बढ़ने पर एयर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर कम हो जाता है। एयर तो प्रेशर लगाएगी ही, क्योंकि एयर तो अंधे बच्चे हैं और वो दौड़ भाग रहे हैं। नहीं, अगर बाई चांस कभी ऐसा हुआ जैसे कि एयर प्रेशर लगाया ना कभी, तो फिर क्या होगा? एयर प्रेशर ना लगाए तो जो वैक्यूम की स्थिति होती है वही स्थिति हो जाएगी। जैसे बोतल के अंदर एयर प्रेशर लगा ही नहीं रही है, या ऐसे समझ लो बोतल के अंदर वैक्यूम है और बाहर देखो इतनी सारी एयर है, हाई प्रेशर, तो बाहर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है और अंदर कोई प्रेशर है ही नहीं, तो एकदम बोतल सिकुड़ जाएगी, पिचक जाएगी एकदम कस के, है ना? यही तो होगा। आप लोगों का कॉमन सेंस यही तो कह रहा होगा कि जब अंदर वैक्यूम हो जाएगा और केवल बाहर खूब सारा प्रेशर होगा तो वह एकदम सिकुड़ जाएगी, पिचक जाएगी बोतल। तो ये समझ में आया कि जो है वॉल्यूम कम ज़्यादा होने पर प्रेशर कैसे ज़्यादा कम होता है। ठीक है। अच्छा, और टेम्परेचर बढ़ने से जो है प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स ज़्यादा तेज मूव करते हैं टेम्परेचर बढ़ने से। वेरी गुड, शाबाश। अगर आप लोगों को फ्रूटी वगैरह पिला दी जाए, केले वगैरह खिला दिए जाए, खूब सारी एनर्जी आ जाएगी और फिर आपसे दौड़ने को कहा जाए
तो तेज तेज दौड़ोगे, और पट्टी बांध दी जाए तो जो है खूब तेज तेज आप दीवारों से टकराओगे। तो एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ, दीवारों पे प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि तेज तेज से टकराओगे। और यही आपको जो है, आप बड़े सुस्त से हो, आप लोगों को नींद आ रही है और हम डंडा लेकर के कह दें कि चलो पट्टी बांध करके दौड़ लगाओ, तो धीमे 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 आप दौड़ लगाओगे, धीमे धीमे कभी ऐसे हल्के से टकरा गए, कभी उससे टकरा गए, कभी, तब जो है दीवार पर कम कोलिजन होगा, कम टकराहट होगी, तो प्रेशर कम होगा। तो इसलिए टेम्परेचर का बढ़ने का मतलब एनर्जी का बढ़ना, और एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। टेम्परेचर के कम होने का मतलब एनर्जी का कम होना, और एनर्जी कम होगी तो प्रेशर कम लगेगा। अच्छा, और एयर मॉलिक्यूल्स के बढ़ने से जो है प्रेशर क्यों ज़्यादा लगता है? जब आपने देखा था ना कि यहाँ ये जैसे ज़्यादा वॉल्यूम में एयर फैल गई तो अंदर का प्रेशर लो हो गया। अभी आप इतने बच्चों को मैं जो है आंखों पे पट्टी बांध करके दौड़ने भागने को कहूँ तो आप लोग जो है दीवारों से टकराओगे, प्रेशर लगाओगे। और ज़्यादा बच्चे आ जाए, 100 बच्चे आ जाए इसमें यहाँ पर, और उनसे भी यही बात कहूँ तो जो है दीवार से ज़्यादा टकराओगे, ज़्यादा प्रेशर लगाओगे दीवारों पर। तो इसी तरह अगर मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ेगी तो जो है प्रेशर भी बढ़ेगा, और मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होगी तो प्रेशर भी कम होगा। तो समझ में आया कि मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ने पर प्रेशर क्यों ज़्यादा हो जाता है और कम होने पर क्यों प्रेशर कम हो जाता है।